नमस्कार, आपका एक बार फिर स्वागत है राज्यसभा टेलीविजन में, जहां पर स्पेशल हमारे खास ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं। राष्ट्रपति ओबामा जो हैं वो चीफ गेस्ट हैं इस बार रिपब्लिक डे के मौके पर, और वो पहुंच चुके हैं भारत। 12 बजे के आसपास उनका राष्ट्रपति भवन जाने का कार्यक्रम है। इससे पहले कि हम अपना आकलन, अपना एनालिसिस अपने मेहमानों के साथ आगे बढ़ाएं, आइए नजर डालते हैं खास खबरों पर। दिल्ली पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा। एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गर्मजोशी से किया स्वागत। राष्ट्रपति भवन में होगा बराक ओबामा का औपचारिक स्वागत। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे मौजूद। दोपहर में ओबामा और मोदी के बीच होगी शिखर वार्ता। परमाणु संधि, आतंकवाद और आर्थिक सहयोग पर दोनों देशों में बातचीत। ओबामा और मोदी करेंगे साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोनों देशों के रिश्तों को मिलेगा नया आयाम। अमेरिका ने भारत को बताया अहम साझेदार। और गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे बराक ओबामा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भेजा बधाई। भारत को बताया विश्व का सबसे मजबूत लोकतंत्र। जी हाँ, तो दो खास मेहमान भारत भूषण और चिदानंद जी के अलावा तीसरे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। फिलहाल श्रीराम चौलिया जो कि डीन हैं जिंदल स्कूल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स। स्वागत है आपका श्रीराम जी। सबसे पहले आप ही के साथ हम शुरुआत कर लें। ब्रेक से पहले हम चर्चा इस बात पर कर रहे थे कि आतंकवाद जो है वो एजेंडे में जरूर है, लेकिन प्राथमिकताओं में कहाँ हासिल हो रहा है। जिस तरह की रिपोर्ट्स हमें मिल रही है फिलहाल, उसमें डिफेंस जो है वो जाहिर है केंद्र में मिल रहा है, लेकिन इसके अलावा आतंकवाद जो इस पर बहुत सालों से चर्चा हो रही है, अब ऐसा लगता है इस दौर में आकर कि ऐसे दौर में प्रवेश कर चुका है जहां सबसे ज्यादा महत्व मिल रहा है। मैं ब्रेक से पहले ये पूछने की कोशिश कर रही थी कि भारत में अमेरिकी राष्ट्रपति का होना और उनका पाकिस्तान न जाना, उस बैलेंसिंग एक्ट के लिए जिसको लगातार हम देखते रहते हैं, होता है अक्सर जब भी अमेरिकी कोई नेता यहां पर आता है जरूर पाकिस्तान का कार्यक्रम भी बनता है। इसको पाकिस्तान में किस तरह से देखा जा रहा होगा? देखिए, आतंकवाद की आपने बात छेड़ी है। इस मौके से पहले पिछले कुछ हफ्तों से काफी कोऑपरेशन और जानकारी अमेरिकी खुफिया एजेंसियां हमें देती रही हैं टेररिस्ट अटैक्स और थ्रेट्स पर, और इससे पहले भी ये थोड़ा बहुत कोऑपरेशन चलता आ रहा है। लेकिन एक मेन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये है कि पाकिस्तान की भी जरूरत है अमेरिका को अपनी कूटनीति के लिए अफगानिस्तान की जो लड़ाई चल रही है। तो इसकी वजह से हमेशा हमारी तरफ से एक अनबन यही रही है कि अमेरिकन ज्यादा प्रेशर क्यों नहीं डालते पाकिस्तान पर इसको रोकने के लिए, हाफिज सईद को पकड़ने के लिए। और 26/11 की जो हादसा हुआ था उसकी जिम्मेवारी पाकिस्तान के जो कोर्ट्स में जो कातिलाना हमला किया था उन सबको पकड़ने के लिए। तो ये सब नहीं हो पाया अभी तक, और इसलिए हमारी थोड़ी मायूसी हमेशा रहती है पाकिस्तान के अमेरिकन के साथ। नहीं, इस मायूसी के साथ, लेकिन श्रीराम जी जिस तरह से 1 दर्जन जो उनके टेरर आउटफिट्स हैं उनको बैन किया जाना, उनके बैंक अकाउंट सील करना, आपको लगता है क्या पाकिस्तान में कोई मामूली बात रही होगी उनके लिए ऐसा कर पाना? खासकर जमात उद दावा की अगर हम बात करें तो वहां पर तो वो एक बड़ा सोशल वर्क ऑर्गेनाइजेशन की तरह लिया जाता है, तो घरेलू राजनीति तो इस बात की इजाजत नहीं देती। उसके बावजूद भी आपको लगता है क्या अमेरिकी राष्ट्रपति का भारत आना, इसका कोई दबाव रहा होगा इन फैसलों पर? जी, थोड़ा बहुत तो दबाव रहता ही है। बल्कि अमेरिकन आप जानते हैं, प्रेसिडेंट ओबामा ने एक बयान भी दिया आने से पहले कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में ये इस तरह की टेररिस्ट एक्टिविटीज बिल्कुल बंद ही हो जाएं। लेकिन उसके बावजूद देखिए वहां पे फैला हुआ है जिहादिस्ट मेंटालिटी, कल्चर ऑफ जिहाद जो कहते हैं हम, तो काफी मुश्किल है अमेरिकन के लिए बाहर से रोकने का। लेकिन हमें भी ये सोचना जरूरी है कि हमें उन पर निर्भर नहीं रहना है, क्योंकि हम अपनी तरफ से अपने ही एक्शंस लेने होंगे, प्रोएक्टिवली मोदी सरकार को लेने होंगे। और जिस हद तक, जहां तक पॉसिबल हो अमेरिकन इंटेलिजेंस शेयरिंग वगैरह तो हमें और आगे बढ़ाना ही है। और मैं यही उम्मीद कर रहा हूं कि आज जो चर्चे होंगे उसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग खासतौर पे डिस्कस किया जाएगा। वैसे तो हो ही रही है एजेंसीज की, लेकिन हमारी तरफ से हमेशा कमियां महसूस करते हैं हम और चाहते हैं, और अमेरिकन थोड़े झिझकते हैं। और यही उम्मीद है कि मोदी पलड़ा हमारी तरफ और ज्यादा भारी कर पाएंगे आज। Okay. इससे पहले कि गिरीश आप सवाल पूछें, ये तस्वीरें जो भी थोड़ी देर पहले देख रहे थे भारत भूषण, ये नागपुर की तस्वीरें थी जहां नगाड़े बजाए जा रहे थे और उसमें बराक ओबामा की तस्वीर। Apparently he's being welcomed all over the country. That is the idea. Anyway, I want both of you to answer this. You know, the Pakistan's response when Barack Obama is coming to India, these last few days we have been hearing and reading that they have banned certain organizations and things like that. In fact, the Pakistan High Commissioner to India said something different the other day in one of the summits where he was talking. But you think that these gestures by Pakistan is aimed at Barack Obama more than anything else? You're asking me? Yes.
I think so, and also because they were under international pressure. Because Jamaat-ud-Dawa would reinvent itself under a different name, open new accounts, which is what they did. Earlier they were called something else, and how many times have they changed their avatar? There are, Pakistanis make distinction between two kinds of terrorist organizations. Terrorist organizations, forget Afghanistan. Terrorist organizations that are targeting Islamabad, that is the Tehreek-e-Taliban Pakistan, and extremist organizations which target India, largely because of the Kashmir issue, and they're sympathetic to these organizations. So the second category of organizations often get banned, they get proscribed, but they are allowed to reinvent themselves. And my suspicion is that is what will happen even now. Chidu? The sense I get is India and United States talk less and less about Pakistan in public and more about Pakistan in private. Okay. A lot of Pakistan conversation is very quiet, very private. One. Two, a lot of what Pakistan is doing today is, I don't think it's as much as, there is certain amount American pressure, but it's also internal. You have to, this is a country where the lights are going out, literally. Last week they were down to 3 days worth of gas, of oil, they were out of furnace oil. And this at a time when, petrol is cheap in this world, prices have fallen by half. So this is a country in deep trouble, and I think they realize it, at least some sections of it realize it. And they're starting to roll back, but it's a huge task. It's trying to reverse 25 years of, very toxic policy, and it's not going to happen overnight. It requires very sustained effort, and we don't know whether they'll be able to summon that. Yeah. And also it's been very obvious. I mean, look at this visit, and the previous presidents too, the way Pakistan has been treated in terms of US presidential visits, it's embarrassing. Obama committed to go into Pakistan in 2011. When he came to India in 2010, they told Pakistan that we'll come next year, 2011. Well, Osama bin Laden happened in 2011, and after that everything, इस वक्त चलिए हमारे साथ पूर्व राजदूत फॉर्मर एम्बेसडर राकेश सूद भी मौजूद हैं और चर्चा इस बात पर हो रही है। राकेश सूद जी, आपका स्वागत है राज्यसभा टेलीविजन के स्टूडियोज में। चर्चा इस बात पर हो रही है कि आतंकवाद जो है वो किस पायदान पर आएगा बातचीत में। भारत भूषण भी कह रहे थे कि दो तरह का आतंकवाद पाकिस्तान में है, एक वो जो पाकिस्तानियों को नुकसान पहुंचाता है और एक वो जो हिंदुस्तानियों को नुकसान पहुंचाता है। तो उस आतंकवाद पर तो खूब मातम हो रहा है और उस पर कार्रवाई करने की बात हो रही है, हुई भी है कि जो पाकिस्तानियों को नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन हिंदुस्तान के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं है। मैं दूसरा सवाल आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आतंकवाद यहां भी दो तरह का है, एक वो आतंकवाद जो अमेरिकियों को नुकसान पहुंचाता है और एक वो जो हिंदुस्तानियों को पहुंचाता है। कहीं आपको ये तो नहीं लगता कि ये दोगलापन जिसका जिक्र पाकिस्तानियों और हिंदुस्तानियों के बीच हो रहा है वो अमेरिका की भी कहीं ना कहीं पॉलिसीज में नजर आता है, अमेरिकियों की और हिंदुस्तानियों के ऊपर जो असर होता है? एम्बेसडर सूद, भारत भूषण आप ये सवाल लेना चाहेंगे? इस बीच में हम कनेक्शन बनाएं। पूछना चाहता हूँ वो कौन सा आतंकवाद है भारत में जो अमेरिकियों के खिलाफ है, जिसके बारे में आप बात कर रही हैं? नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि जो पॉलिसीज हैं, यानी कि जो आतंकवाद, यानी जब उन्हें नुकसान पहुंचाता है आतंकवाद तो उन्हें ज्यादा चोट लगती है, बजाय इसके कि जो आतंकवाद पाकिस्तान से उपजा आतंकवाद जो भारतीयों को नुकसान पहुंचाता है। अमेरिका को ये समझ में आ चुका है कि जो आतंकवाद उनको नुकसान पहुंचाता है वो दुनिया के और देशों को भी नुकसान पहुंचाता है। ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि वो ऐसी डिस्टिंक्शन करते हैं कि जो हमारे खिलाफ है उससे तो हम लड़ेंगे, जो भारत के खिलाफ है उससे नहीं लड़ेंगे। नहीं, लेकिन वो सख्त रवैया, वो कड़ी कार्रवाई नजर नहीं आती। जब अपने ऊपर लगती है तो शायद ज्यादा प्रतिक्रिया होती है। जैसे कि चिदानंद राजघट्टा ने अभी कहा, कई चीजें बिहाइंड द सीन्स होती हैं। इंटेलिजेंस शेयरिंग जो है पब्लिक में नहीं होती है और होनी भी नहीं चाहिए। और दोनों देश की जो खुफिया संस्थाएं हैं वो साथ में काम करती हैं, इंफॉर्मेशन शेयरिंग करती हैं, जैसे कि डॉक्टर चौलिया ने भी कहा। तो ये जो दोगलापन है इसको आप पाकिस्तान के दोगलेपन से कंपेयर मत करिए, क्योंकि पहले केस में कोई डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है। अगर भारत की को अगर आप के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हो सकता है कि वेस्ट एशिया में हो, वहां पे कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनको अमेरिका सपोर्ट करता है। सीरिया में जिनको आप कहते हैं कि जो असद के खिलाफ लोग हैं उनको हम वेपन्स देंगे और उनको ये करेंगे वो करेंगे,
वो कौन लोग हैं? वो आतंकवादी हैं, वो राष्ट्रवादी हैं, वो रेवोल्यूशनरी हैं। ये इस बात पे डिपेंड करता है आप कहाँ बैठे हैं और आप किस परिप्रेक्ष्य में उनको देख रहे हैं। Okay. भारत के परिप्रेक्ष्य में अमेरिका ऐसा नहीं कर रहा है। लेकिन श्रीराम चौलिया से इस सवाल का जो है एक सीक्वेंस पूछना चाहूंगी। श्रीराम चौलिया बताइए कि आपकी इस बारे में क्या राय है? 26/11 भारत में हुआ, 9/11 अमेरिका में हुआ। 9/11 के बाद जो कुछ हुआ हम जानते हैं कि किस तरह से जो अमेरिकी खून जिसे कहा जाता है, अमेरिकन ब्लड, उसकी जो कीमत है वो पूरी दुनिया जानती है। लेकिन 26/11 भारत में हुआ, उसके बावजूद भी हम जानते हैं कि जिन लोगों ने ये काम किया वो अभी भी खुले घूम रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जितना अमेरिकी सपोर्ट हमें मिलना चाहिए था वो मिला? देखिए, नेशनल इंटरेस्ट का भी सवाल है। क्यों अमेरिका हमारे लिए हद से ज्यादा कर दें? हम जब अपने आप को मतलब मजबूत नहीं कर पा रहे हैं काउंटर टेररिज्म में, और अगर हम अपनी तरफ से कार्रवाई नहीं ले सकते हैं, तो अमेरिकन का भी यही मानना कि वो भारत हम पे फ्री राइड क्यों करें। तो ये भी इनकी माइंडसेट होती है। और देखिए, आखिरकार देखें तो अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति होती है वो एक स्वार्थ के बेसिस पे होता है, सेल्फ इंटरेस्ट होता है। तो ये जरूरी नहीं है कि अमेरिकन हमारी कोई बी टीम हो या A+ टीम हो हमारी कोई, जो आगे जाके हमारे लिए कार्रवाई करे। ये नहीं, हम बस थोड़ी सी कोऑपरेशन और बढ़ाना चाहेंगे। बट आखिरकार अगर देखें तो सेल्फ हेल्प, राष्ट्र के हित में हिंदुस्तान को ही कदम लेने पड़ेंगे इनकी मदद लेकर। तो मुझे नहीं लगता कि हम बहुत ज्यादा भी उम्मीद करना मुनासिब होगा, क्योंकि आखिरकार अमेरिकन इंटरेस्ट और हमारे इंटरेस्ट जहां जहां पे कन्वर्ज होती है वहां पे हम कोऑपरेट करें, और जहां जहां पे डाइवर्ज होती हैं वहां हम अपनी अपनी दिशाओं में जाएंगे। ये तो मतलब इट्स इनएविटेबल, क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट का सवाल है। भारत और अमेरिका स्ट्रेटेजिक सामरिक जो एक पार्टनरशिप बन सकती है, उसमें ये काउंटर टेररिज्म का जरूर एक हिस्सा है। बट मुझे नहीं लगता कि हमें मतलब चांद सितारों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए अमेरिकन से इस मामले में, क्योंकि हर कंट्री, आप देखें एस्पाइनेज भी की बात करें, इंटेलिजेंस शेयरिंग में भी साइबर सिक्योरिटी की बात हो रही है कि हम दोनों एक आपसी संबंध में ये भी एक हिस्सा बन सकता है। लेकिन आप जानते भी हैं कि NSA की जो रेवलेशंस हुई है उसमें ये भी दिखाया गया कि हिंदुस्तान पे बहुत ज्यादा इन्होंने निगरानी और सर्वेलेंस कर रखी थी। Okay. तो एक लिमिट होता है, उस लिमिट के इस दायरे के अंदर हम जितना फैला सकते हैं, मोदी जी और ओबामा जी फैला सके। Okay. Chidanand, before we go to, I think Mr. Rakesh Sood, the former ambassador, is with us. Mr. Sood, can you hear us? Yes, I can. Thank you. Okay, Mr. Sood, how do you look at whatever developments? Yes, I can. Okay, how do you look at whatever developments has taken place so far since the time President Obama landed in India? It's now about an hour and 15 minutes. In another 45 minutes, is expected to be at the Rashtrapati Bhavan. How do you look at this whole development? The Prime Minister Narendra Modi reaching the airport to personally receive Mr. Obama. I think that is a very significant personal gesture, and I'm sure the importance of that will not be lost on the American side. Please continue, sir. This is something which Americans lay a lot of store. Americans lay a lot of store by such personal gestures. When Prime Minister Modi was in Washington, you may remember that President Obama personally took him to the Martin Luther King Memorial, and I think it was a very important symbolic gesture. Similarly, Prime Minister Modi breaking from protocol to go personally to receive him, and we saw the warmth with which the two leaders had greeted each other at the airport. I think it shows the personal relationship which is necessary at this stage to try and break through some of the issues which remain to be resolved. Okay, Mr. Sood, we have been talking a lot in the last several days, including from this morning, about some of the important issues between the two countries which will be taken up during the talks. We have spoken about defense, we have spoken about nuclear deal, climate change, and all these things. But as far as the US president is concerned, one of the primary focus for him as far as these talks is concerned is going to be the business deals which he can strike with India. How far do you think that Indians will be able to provide the kind of opportunities for American business to come and do business here? America is a private sector led economy. Now, no American company is going to come to India merely because the president tells them to do so. They have to find it
profitable in the long run. And this is the role of the two political leaders in terms of being able to create an enabling environment and a supportive environment. Okay, that's interesting. Chidanand, that's now FDI in retail, for instance, is something I'm sure is on the agenda as far as the US president is concerned. As Mr. Sood rightly pointed out, it's a private sector economy, it's private businesses which have to come. They are not going to be easily convinced by just the atmospherics. Well, obviously not. Like you said, the businesses in America will decide whether it's a good time, whether it's propitious and profitable, the leaders can work. Prime Minister can work at creating an enabling environment. But I have very mixed feelings about this whole FDI business, simply because there are a lot of things which Americans are now starting to realize where they erred, where they made mistakes, and they're reeling back. It's an incredibly consumptive society, full of insane excesses, including on the food front. It's just a crazy model they've built, and a lot of Americans are reeling back on that. But this is the same model that they're trying to sell to India, and I point this out all the time. And this is a country where consumption of cigarettes has gone down sharply over the last 20 years. The consumption of soda, Coca-Cola and sugary drinks has gone down over the last 10 years. But this is the same stuff they're trying to dump on us. So I have very, very strong feelings about it. I feel that we should be a little more selective in this open embrace of the American lifestyle and American culture. Bharat? I would agree with it. It's very interesting actually what he says and what Mr. Sood also was saying. No, I agree with Chidu on what's happening to American society. But they will look after their own welfare, their own health, their own consumption patterns, but they need to make money elsewhere. Capital will move wherever there is profit. So when they come here, they will sell Coca-Cola, and they are classic example is the nuclear industry in America trying to sell their wares, their goods abroad, but they have not set up any nuclear plants in America for the last 30 years. Absolutely. So when they continue to employ people, so they want to create jobs in America. As I said, money will move where profit is. And if profit is in India, they will come to India, and they want India to create those opportunities by opening up its market. It's not only retail where they may face some difficulty. There may be domestic problems with the Rashtriya Swayamsevak Sangh and the Swadeshi Jagran Manch. Also on IPR issues, there will be problems there. But insurance sector, ordinance is already there. So there are various other aspects of the economy which will be opened up where Americans will come, because there is money to be made. But I would say we should, in economic sphere also, India should maintain certain amount of strategic autonomy. Right. Don't get into a close embrace with the Americans. It's one thing to hug President Obama at the airport, and quite another to stay hugged with the American capital. भारत भूषण, आपने इस बात का जिक्र किया, हम यहाँ पे चर्चा इस बात पे जरूर कर रहे हैं कि अमेरिका क्या कुछ हासिल करना चाहता है। आर्थिक मुद्दों की जहाँ तक बात है, वहाँ भी नौकरियों की कमी है, ये सब चाहते हैं, और जिस तरह की इकोनॉमी फिलहाल अमेरिका की, लेकिन भारत भी ये चाहता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी बार बार कह चुके हैं मेक इन इंडिया, उसको लेकर नौकरियां भी बार बार पैदा करने की बात हो रही है। ऐसी कौन सी डील जिसपे भारत जो है फोकस करना चाहता है, जिससे भारत में जो है वो नौकरियां बढ़ें? जी, सबसे बड़ा प्रोग्राम प्रधानमंत्री मोदी का है मेक इन इंडिया प्रोग्राम। उस मेक इन इंडिया प्रोग्राम पे एम्फेसिस होगी। हम क्या चाहते हैं अमेरिका से या किसी भी देश से, हम चाहते हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आए, हमारे यहाँ जॉब क्रिएशन हो, यहाँ से एक्सपोर्ट हो, उस पर हमारा फोकस रहेगा। तो इसलिए इकोनॉमी में लिबरलाइजेशन का जो प्रोसेस शुरू हुआ था 91 में, वो आगे बढ़ेगा, इसके बारे में मुझे कोई शक नहीं है। और वो आगे बढ़ेगा तो नौकरियां यहाँ पे क्रिएट होंगी। अमेरिकन इन्वेस्टमेंट अगर यहाँ आएगी तो अमेरिकन थोड़ी काम करने आएंगे, काम तो हमारे लोग करेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो कुछ भी करे थोड़े कॉशन के साथ करें। भले ही उसको लोग प्रोटेक्शनिज्म कहें, अमेरिका भी प्रोटेक्शनिस्ट है कुछ क्षेत्रों में हमको भी प्रोटेक्शनिस्ट होना पड़ेगा। जी, संघ की तरफ से बार बार आवाजें ये सुनने को मिल रही हैं, खासकर जहां एफडीआई एंड रिटेल की बात है। आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी कुछ सुनेंगे उनकी बात, या फिर जो उनका एजेंडा है उससे आगे बढ़ेंगे? ये मुश्किल है कहना। आई एम नॉट फेमिलियर विद द संघ मोदी डायनामिक्स, मगर ये बात तो ये है कि प्रधानमंत्री भी ही शुड नो दैट ये जो अमेरिकन गुड्स एंड लाइफस्टाइल जो है, ये अमेरिका में ही देयर हैज बीन रीथिंकिंग ऑन दैट वन।
Two, like I said before, ये जो हमारी biggest asset जो है human capital है, and that should be treated well, and you should be welcomed in the US where there are skills involved. The other area where I find a lot of Indian diffidence is export of agricultural commodity. Right. You know, we just don't, we're not pushy enough. There are a lot of barriers. I'll give you two examples. India is the largest producer of mangoes, for instance, and during, I think, when Prime Minister Vajpayee or Prime Minister Manmohan Singh was in office, there was some effort made towards pushing, Indian mango exports. Never took off. In America, all you get is Caribbean and South American mangoes of atrocious variety. We are the biggest producer of bananas in the world. Actually, recently I was reading, that the Americans are astonished that there are so many varieties of them. They're used to just, one variety. It's very One standard. Chiquita. And the term Banana Republic and how it came about. But the fact is, we are an incredibly diverse society when it comes to produce. No, in fact, the variety of bananas in this country is mind-boggling. In fact, one of the things which were signed during the agreement signed by Prime Minister Manmohan Singh and George Bush was a lot of focus on agriculture at that point of time somehow doesn't seem to have taken off. It hasn't taken off because we have also been not pushy. We are let me get Rakesh Sood in on this. Mr. Sood, the question, the Make in India campaign, this is something which the Prime Minister's, it's my Prime Minister's pet project. He would like to push it. How far do you think the American investor is going to be convinced by it? One. Second thing is, we have, I think Bharat was talking about the ordinance on insurance and, a couple of other ordinances which have been issued only to ensure that, the American investor comes in. You think these ordinances will convince the American investor to invest in India, like our Prime Minister would like them to? Well, it is not just a question of the ordinance in the insurance sector. I think we also saw a few months ago the opening up of the defense sector, where now 49% foreign investment has now been approved. And I think many of these areas are areas which offer a lot of potential. After all, industry today accounts for about 15 or 16% of our GDP. Right. The national objective is to take it up to 25%. For this, we need both investment and access to technology. Now, the US has both capital and technology, which can be beneficial to us if we can find common grounds. Okay. Cholia, Sriram Insofar Cholia? as agricultural products is concerned, yes, we have a large production. But at the same time, let's not forget that we are one of the largest consumers ourselves. So the export potential that we have is in that sense somewhat limited. Okay, that's interesting. Sriram Cholia, how do you look at this? The business ties, the economic ties with the US, how far can it go? What do you expect to happen in the when these two delegations meet? What is it that both India as well as US will be pushing? Secretary of State John Kerry actually visualizes 500 billion bilateral trade. Right. That is quintupling the current levels. And there are some think tanks that have even proposed $1 trillion of bilateral trade. So it's possible. I mean, if you look at the product composition of our exports to the US, pharma has got a lot of potential. It's only 4.5 billion or so we are exporting in pharmaceuticals so far. Diamonds take a larger, share of the pie. And then we have, new emerging products. I mean, we'll have to think about out of the box about how to change this commodity mix, because if you actually look at it, we do mostly on, semi-finished or raw materials, and we import more manufactured items from them. Nonetheless, we have a trade deficit in our favor. And I think one area where we need to focus on is energy imports. I think that's where it will gel with Make in India and with manufacturing, revving up all these things in India. Because if the Americans open the spigot on LNG gas, which has just barely begun, because there have been historically a ban on the US exporting oil and gas since the 1970s. So as they open this up and as they build their capacity to export more, that's one area where we can enhance this cooperation. On investment, I'd just like to say,
there was a bilateral investment treaty that had been, negotiated for a while and it's in cold freeze. Absolutely. And part of the problem is the protectionism, and we have to own up to some of it. I mean, if you look at it, even within our government, there are divisions. I mean, within the Ministry of Commerce, there is some, fear that it will hurt our titans, our local capitalists. On the other hand, our Minister of External Affairs would love for this to move forwards because it smoothens the overall bilateral relationship and takes it forward. So I think we do have to work out some of these things. I do hope eventually, because we have bilateral investment treaties with other countries. Absolutely. But with the US, it's always critical because they're huge. And Right. there's always a fear that they'll deluge us. So we need to balance our protectionist instincts with the need for attracting greater investment. Bilateral investment treaty, Chidanand, what happened to that? Why is it that it just never took off in the way it should have been? I believe there are a lot And of... now we are starting from square one, absolutely. I believe there are a lot of internal sort of dynamics involved here, and like Dr. Cholia said, these are two countries which are very vigorous democracies with a lot of dissenting opinion, a lot of debate. It takes time to get anything done, and we have shown that with the nuclear agreement, which has taken forever. But the interesting part is these are two countries which are very closely engaged now, and I think the speed of transaction will improve because you have two individuals who are fairly result oriented. Right. I keep coming back to Modi. He's a result oriented guy. Whatever else our view of him in other spheres may be, when it comes to doing business, he's a result oriented guy, and I think we'll see a lot of transactions come through on this visit and in the next. In fact, it's happened over the last 6 months. I think they've done a significant amount of business. They've concluded a significant amount of agreements, and I believe we'll see more. On this, I just wanted to say that although India and the US had agreed last time President Obama was here in 2010 on signing BIPA, or Bilateral Investment Promotion and Protection Agreement, negotiations never began. Right. And after that, what happened And was then suddenly the relationship nosedive. telecom licenses created further problems. Right. Because the idea of BIPA or BIT, this Bilateral Investment Treaty, is to promote investment, not to create fear that you will get into disputes with the state. Now that is one thing that has happened. Second thing that has happened is India claims that it is in the process of revising its model BIT or BIPA treaty, which it will sign with all the other countries. But US companies are saying we can't wait any longer, do it quickly. So in fact, it's one of the things that's on top of the agenda for the India-US CEOs meet on 26 January, and you'll see a lot of discussion on this, and hopefully negotiations will begin on BIT or BIPA after this visit. जी हाँ, राकेश सुदीप इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और इसी डिस्कशन को, इसी चर्चा को मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ। राकेश जी बताइए कि जो अमेरिकी प्रेस है, अखबार है, वो लगातार इस बात को पुश कर रहे हैं कि किस तरह से 2007 तक जो है अमेरिका सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था भारत को, और कैसे धीरे धीरे जो है लगातार 2007 में जो है अचानक ये जगह चीन ने ले ली, और अब अखबार इस बात को पुश कर रहे हैं कि किस तरह से बराक ओबामा इस दौरे के दौरान कुछ करने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ ऐसा हो सकता है जो कि अमेरिका के फेवर में जाए, और जो चीन वर्सेज यूनाइटेड स्टेट्स जो एक भूमिका बन रही है उसको देखते हैं आप? देखिए, चीन में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो आज बहुत ही एडवांस्ड है, और चीन का जहां तक हमारे साथ फॉरेन ट्रेड जैसे I think we have lost. अगर आप देखें तो आज इस वक्त अमेरिका का सबसे ज्यादा ट्रेड डेफिसिट जो है, He's got some phone on, you see. I think there's a network problem, and I think we will go back to Mr. Sood. श्रीराम चौलिया, क्या आप इस सवाल का जवाब देना चाहेंगे इस बीच के हम नेटवर्क फिक्स करें उनके साथ? जी हाँ, देखिए, तिजारत जो है वो ताली दोनों हाथों से बजती है, लेकिन इसके बावजूद मेरा ये मानना है, एंड आई एग्री विथ आवर को पैनलिस्ट, की जो प्राइवेट सेक्टर है अमेरिका की, उसे अपने खुद के डिसीजंस लेती है, क्योंकि कैपिटलिस्ट सोसाइटी है। स्टेट जो है, सरकार जो, उसको ज्यादा धकेल नहीं सकती। लेकिन इसके बावजूद मैं कुछ मुद्दे रेस करना चाहूंगा, जैसे ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का मामला है।
इस पे भी अमेरिकन चेंबर्स काफी अड़े हुए हैं कि हिंदुस्तान ने उनकी बात नहीं मानी, अभी तक हमने उतना प्रोटेक्शन नहीं दिया पेटेंट्स का, कॉपीराइट वायलेशंस का। नहीं, ये सवाल तो हम पूछ ही रहे थे, लेकिन इस दौरान जो मैंने स्पेसिफिक सवाल पूछा था उसका जवाब भी मैं आपसे चाह रही थी कि किस तरह से 2004 में जबकि चीन जो है वो 10 में से 1 ऐसा एक्सपोर्टर हुआ करता था और 2014 के पहुंचते पहुंचते 7 के पहुंचते पहुंचते जो है सिर्फ 3 साल के दौरान टॉप स्टेज पर आ गया, ये बिल्कुल मैं इसी बात पे आ रहा हूँ कि चीन में स्टेट की तरफ से एक गाइडेंस होती है इकोनॉमी की। अगर कम्युनिस्ट पार्टी बोले तो उनके सारे तो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज ही हैं जो भारत के साथ ज्यादातर ये एक्सचेंज ट्रेड में शामिल है, तो उसमें वो एडवांटेज आ जाता है। अमेरिकन केस में ये नहीं होता, व्हाइट हाउस बोल दे तो चेंबर ऑफ कॉमर्स तैयार हो जाए, हाँ जी हम भारत में जाके अपना आगे कारोबार बढ़ाएंगे। इसीलिए ये डिफरेंस है स्ट्रक्चर में। उसके बावजूद इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अमेरिका में भी थोड़ी बहुत सरकार की तरफ से पुश होनी चाहिए। हमदर्दी भारत के लिए जो अमेरिका के लिए एक सामरिक लेवल पर है, उसे अगर हमें लीवरेज करना है तो यही हमें मैसेज पहुंचाना कि आप प्लीज बोलिए, यू प्लीज टेल कन्विंस योर इन्वेस्टर्स टू सम एक्सटेंट टू टेक अ सीरियस मोर सीरियसली देन बिफोर। एंड टू मोदी इज डिफरेंट, पिछले सरकार के मुकाबले ज्यादा ओपन है, प्रो बिजनेस है, एंड दिस इज अ लॉन्ग टर्म बेट दैट वी नीड टू इन्वेस्ट इन। तो ये मेरे ख्याल से जो मैसेजिंग है यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, यूएस कॉमर्स डिपार्टमेंट, इन सब की तरफ से अगर जाएगी तो मेरी यही उम्मीद है कि कॉमर्स चेंबर्स जो हैं, जो भारत से काफी खास नाराज थे कई सालों से, ये कहते हुए कि मार्केट अपॉर्चुनिटीज इतनी मिलती नहीं है और भारत हमेशा बंद रहती है, ये मेरे ख्याल से ये जो माइंडसेट भी है चेंज करना है। थोड़ा बहुत गवर्नमेंट को ज्यादा प्रोएक्टिव रोल लेना पड़ेगा। ये हमारी डिप्लोमेसी की कामयाबी होगी अगर हम अमेरिकन को परसुएड करें कि प्लीज टॉक टू योर चेंबर्स एंड मेक देम फील बेटर अबाउट इंडिया। Okay, we are seeing pictures from the Rashtrapati Bhavan. The American president is expected to arrive any time. He will be given a guard of honor. You can see all the very impressive pictures coming from Rashtrapati Bhavan. Yes, Chidanand, would you like to carry on what Shriram Chalya was talking about? I just wanted to point out one very interesting trend I've started to see in recent months. For the long, in both countries, the federal government sets broad policy. But in US, the state governments have a lot of autonomy, and so you would have seen a lot of state governors, or the equivalent of our chief ministers, come to India to do business. The governors of Ohio, Maryland, Virginia have all come to promote their state. Sometimes it's decentralized to the extent of the local county. There are a lot of counties in the US which have offices in India, Fairfax, Montgomery, Snohomish. I'm now starting to see that happen on the Indian side too. Just before I left, I actually saw that the Madhya Pradesh is going to host a trade show kind of thing in New York, and I am told that a lot of state governments have been encouraged to go out and in the past chief ministers have done it, but I don't think it has been focused. It's been very random. Some chief ministers have been very active. Chandrababu Naidu was very active. Some of them just came for junkets, but I believe we are starting to see a consistent trend, and even in our structure, the state governments have a lot of power, have a lot of ideas, and if we can de-link and the center sets the broad policy, but allows states to promote it, I think a lot more business आवाज सुन पा रहे हैं हमारी? जी जी हाँ, तो जिस तरह से यहाँ पर चिदानंद वरिष्ठ पत्रकार जो अमेरिका से रिपोर्टिंग करते हैं वो इस बारे में कह रहे थे कि किस तरह से जो अमेरिका की जो स्टेट्स कहे जा सकते हैं, जो गवर्नर्स हैं वहां पर, वो किस तरह से भारत आके या दूसरे देशों में आके अपने यहाँ के बिजनेस को प्रमोट करते हैं। इस तरह भारत में भी ये पहल अभी देखने को मिल रही है। हमने खुद देखा कि जब मुख्यमंत्री थे आपके प्रधानमंत्री मोदी, वो भी जाया करते थे दूसरे देशों में, और अभी राज्यों को इस तरह से खोला जा रहा है। इसको किस तरह से आप मानते हैं कि खुद राज्य जो है वो दूसरे देशों में जाकर प्रमोट कर सकें अपने राज्यों को, और बिजनेस जो है वो खोलें, वेलकम करें, उनका स्वागत करें? जी, जैसा आपने कहा, जब नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो वो कई देशों में खुद गए, चीन गए कई दफे, जापान गए, और वहां से उन्होंने लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए और यहां पर फैक्ट्री लगाने के लिए प्रोत्साहन दिया और आश्वासन दिया कि अगर वो आएंगे तो वो उनकी पूरी मदद करेंगे। इसके अंदर अगर आपको याद होगा, जब आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू थे, उन्होंने इस बात के ऊपर काफी पहल की थी। तो इसलिए मैं देखता हूं कि अब अलग अलग प्रदेश जो हैं वो डिपेंड करता है वहां पे। जैसे कर्नाटका के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बेंगलोर को इंडिया की सिलिकॉन वैली का खिताब दिलवा दिया। तो इसलिए ये सब चीजें अब हो रही हैं। केरला के जो मुख्यमंत्री हैं, वो उनको लगता है कि जहां उनको लगता है कि ज्यादा
वहां से इन्वेस्टमेंट आ सकता है, जैसे सिंगापुर से, गल्फ से, वो अक्सर उधर जाते हैं। तो ये एक प्रथा जो है ये चल पड़ी है। और इसके अलावा ये भी अच्छा होगा कि अगर राज्य ही आपस में एक प्रतिस्पर्धा हो, उनमें एक कॉम्पिटिटिवनेस हो, तो शायद ये एक हेल्दी कॉम्पिटिशन भी हो जाएगा। जी, अब इसके अंदर कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिसके अंदर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही रोल प्ले करती है, जैसे टैक्सेशन का। क्योंकि कई सेंट्रल टैक्सेस हैं जो फाइनेंस मिनिस्ट्री तय करती है, पर फिर भी कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जैसे जमीन अवेलेबल करना, और बाकी वहां की एनवायरनमेंट है, पानी है, और बाकी लोकल फैक्टर्स जो हैं उनके अंदर जो बाहर से इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको सहूलियत देना, उनकी मदद करना, जिसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट भी एक रोल प्ले करता है। Okay, Bharat, one second, I'll just say this, but Bharat wants to say. Bharat, Can I say something on what? Yes, but I'm adding look, the Prime Minister talks of cooperative federalism and things like that. You think this is something which can be, encouraged? Exactly what I wanted to say. Cooperative federalism in the context where competencies are divided in such a manner that foreign policy remains a union subject. Right. Land and water resources remain state subjects. So you'll have to involve states into foreign policy making if you want foreign direct investment. All states will have to be involved at some level. How you do it, you'll have to find some mechanism. You can't leave it to the states to do things on their own. Right. So maybe the foreign ministry needs to take an initiative in this, in involving the states in foreign policy formulation when it comes to foreign direct investment and economic policy. The second issue really relates to the border states. Right. Now, border states should have a role in foreign policy making also because they're involved in border trade. How can you keep West Bengal out of any foreign policy competency and say you cannot do anything with Bangladesh directly? How can you have a look-east policy and not give certain amount of autonomy in certain areas to northeastern states? Similarly, Tamil Nadu with Sri Lanka, Rajasthan and Gujarat with Pakistan, Jammu and Kashmir with POK. So we really have to rethink what we mean by cooperative federalism and where does foreign policy, foreign direct investment and border trade fit into it. चलो ये बताइए कि अमेरिका में इसको किस तरह से देखा जाता है, किस तरह से वहां पर जिस एक फॉर्मूला की बात कर रहे हैं, एक मीटिंग ग्राउंड पे आने की बात कर रहे हैं भारत भूषण, अमेरिका में इसका क्या पैटर्न है? Oh, बिल्कुल, they really welcome it. The US, both particularly US businesses, their chambers of commerce, they want to do more business with states. In fact, many of them found states were much more proactive and easier to deal with than having to go through this whole mechanism. But उन्होंने कैसे सेग्रीगेट कैसे किया है कामों को, जहां पर एक फॉरेन पॉलिसी ऐसा ना हो कि वो भी एक chaos में पड़ जाए कि तमाम स्टेट्स जो हैं वो अपने राज्य की जो है चीजें लेकर सामने आ रहे हैं, एक आवाज भी आए साथ में, लेकिन उसके बावजूद भी अलग अलग भी रखा जाए मैटर्स। राइट, तो स्टेट्स जो है वहाँ के वो फॉरेन पॉलिसी में डील करते हैं, मगर जो उनके सेनेटर्स और कांग्रेसमैन जो है दे आर वेरी एग्रेसिव इन प्रोमोटिंग द state's interests and the state's trade, interests, businesses. We, in our system, I don't see I think it has happened in some cases, but let's say the MPs from a particular state, right. I'm not sure how aggressive they are in promoting the interests of the trade interests of the states. And like Bharat mentioned, a lot of our states, particularly littoral states, have very meaningful engagement because of long histories. The Kerala, for instance, has tremendous exposure to the Gulf going back many years. There are every reason to be pushy about trade with this thing. Tamil Nadu with Southeast Asia, with Malaysia. Chidu, I want both of you to, in the kind of political atmosphere which this country is, that kind of maturity. We have seen problems between the ruling party at the center and the states having different party governments, and you expect this kind of synergy to develop over a period of time. When this Prime Minister talks of cooperative federalism, the politics also cannot be just ignored. But let me say that I am extremely positive on this. I think politics and politicking is a different sphere, and when it comes to investment and economic growth, I think states will cooperate with the center because it is in their interest. Right. If it was against their interest, then why should they cooperate? But where their interests are concerned, where they are getting greater freedom to attract investment, greater freedom to become will they get greater freedom? That is the question.
if you say cooperative federalism, yes, they will get it. And they should ask for I it think and we are demand moving, it. I think we are already moving towards it. It needs to be formalized. Mechanisms need to be worked out. Mr. Sood, how would you look at this? Yes. This whole No, I think that this is, as I mentioned earlier, this is a trend that has been developing for the last 15 to 20 years. Right. And this trend will naturally assume greater importance. In fact, the most important open boundary that we have is with Nepal, where also the Nepalese currency and the Indian currency are fixed at a peg. So similarly, we have literally an open system with Bhutan, and these are some of the most important neighboring countries for us in terms of border trade. Okay. लेकिन राकेश तो इसके अलावा जिन जिन राजनीतिक अड़चनों का जिक्र अभी गिरीश कर रहे थे, उनमें अगर एक एग्जांपल लिया जाए तो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट आपको याद होगा किस तरह से ममता बनर्जी ने कितने दिनों तक इसको जो है रोक के रखा, स्टॉल करके रखा। क्या ये बात मुमकिन है, जिस तरह से भी जिक्र इस बात का हो रहा था कि भारत में अभी भी केंद्र में और राज्यों में अलग अलग पार्टियों की सरकारें होती हैं, तो क्या इसको एक राजनीतिक तौर पर पेश नहीं किया जाएगा? इससे कैसे इनकार किया जा सकता है? नहीं, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। एक पॉलिटिकल मामला है और उसके अंदर वेस्ट बंगाल की जो सरकार थी उसके एक अपने इंटरेस्ट थे, और ये जरूरी था कि उस वक्त जो नेशनल गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को इसकी इंपॉर्टेंस के इसको इस मामले को जल्दी सुलझाना चाहिए, और उसको किस तरह सुलझाना चाहिए हमको स्टेट गवर्नमेंट को साथ लेके चलना पड़ेगा। जहां तक आर्थिक सहयोग की बात है, फॉरेन ट्रेड की बात है, बॉर्डर ट्रेड की बात है, उसमें बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल दोनों का ही हित है। जैसे जो उत्तरी बिहार या उत्तर प्रदेश के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनका नेपाल के साथ एक खास लगाव है, या राजस्थान या गुजरात में पाकिस्तान के साथ उनके एक बॉर्डर ट्रेड की गुंजाइश है, या श्रीलंका का तमिलनाडु के साथ है। एक कॉमन हेरिटेज है, एक कॉमन लैंग्वेज है। अगर आप पीछे देखें इतिहास में तो आप देखेंगे कि ये सारा इलाका जो था वो एक कॉमन इकोनॉमिक स्पेस था, और बाद में अलग अलग देश बने, और एक तरह से जो अब हम बात कर रहे हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की, वो एक तरह से वो पुराना इकोनॉमिक स्पेस जो था उसको रिक्रिएट कर रहे हैं, उसको एक पुनर्जन्म दे रहे हैं। जी Okay. जी, Okay. Sriram, this whole concept of cooperative federalism, can we, we talk of keeping politics aside and doing business and investments and things, separately. Do you see that happening? Do you see that kind of maturity coming into our system where the state governments, especially those state governments which are not run by the same party as the government which is run by the at the center, that kind of maturity coming into our system? Yeah, it is going to come because of the fiscal, logic behind federalism. I mean, if you remember, the idea was always that there was going to be revenue sharing, and that states would wish to have their own sources of, income, and should not be dependent on the center for everything, right? So that is how we have divided the system, and I think that is going to kick in more and more in the era of globalization, because states would want to show performance, legitimacy. Chief ministers would say, I brought in this much investment, and it's already been happening, and I think it's going to accelerate. So as far as the commercial attracting commerce into their states are concerned, I think people are going to go above politics, because at the end of the day it's about viability of the state, it's about the state's importance in the polity, in the overall federal union, and it's about, from the American point of view, I'll give you an example. Maryland, the state of Maryland, recently we hosted a delegation on our campus along with their commerce secretary and all those state level officials, and they were talking about how they're trying to create sister states arrangements and sister city arrangements between their cities and those in India and vice versa. And I think these are accelerating, and there is some receptivity on the part of our regions, irrespective of the fact whether it's BJP ruled or non-BJP ruled, doesn't matter. I think we have to give credit to Mr. Modi, despite the fact that he's a centralizer in terms of authority. He has come out of a state, right? So he's going to carry that legacy, and I don't think he's going to in any way curtail the ability of our states to do this commercial interaction with their peers on the other side. I'll give an example in the Indian context. Despite all, notwithstanding all of the tensions between India and Pakistan, it is unfair to make
East Punjab a hostage, to central concerns and not trade with West Punjab, which is the Pakistani side of Punjab. I think it's absurd that Amritsar has to buy its onion and potatoes from Tamil Nadu instead of from Lahore, Yes. which is right across the border. And in some sense, you've already seen that despite a lot of tensions, the two Punjabs are a fairly close entity. There have been exchanges between politicians within the two sides, and hopefully even trade eventually will pick up, and I anticipate a decade down the line, when tensions ease, these countries and these two entities will trade a lot more, in multiples of what is happening now. भारत भूषण, यहाँ बात ये भी हो रही है कि जो ट्रेड बढ़ाने की बात हो रही है कि आखिर कैसे बढ़ाया जाए, जो $100 बिलियन का ट्रेड है उसे 500 कैसे किया जाए, यानी ये सफर जो है काफी लंबा नजर आ रहा है। कौन कौन से ऐसे बैरियर्स हैं जो आप फिलहाल देखते हैं भारत और अमेरिका के बीच, जिससे 100 से 500 का सफर तय होगा? अनसर्टनिटी है ना, बट टैक्स की अनसर्टनिटी है, स्टेट गवर्नमेंट कैसे डील करती है उसकी अनसर्टनिटी है, लॉ की अनसर्टनिटी है कि आपने टेलीकॉम लाइसेंसेस दिए, जिस भी तरीके से दिए, कोर्ट उसको कैंसिल कर देता है, लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है, उस इन्वेस्टमेंट का कोई प्रोटेक्शन नहीं है, इसीलिए वो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी जो है उसकी आवश्यकता है, ताकि जो लोग इन्वेस्ट करें वो थोड़ा सिक्योर फील करें कि हमारी इन्वेस्टमेंट सिक्योर है, कल को ऐसा नहीं कि वो हवा में उड़ गई। तो सबसे बड़ा बैरियर है द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ानी पड़ेगी। ये केवल अमेरिका के लिए ही नहीं, जापान के साथ भी यही इशू है आपका। आप जितने क्लोज उनसे रिश्ते कर लीजिए, लेकिन जापानी कंपनियों से आप पूछेंगे, वो कहेंगे कि इंडिया में पता ही नहीं लगता है कि कौन डिसीजन लेता है, कैसे लेता है। उनको भारत का फेडरलिज्म समझ में नहीं आता है कि दिल्ली की सरकार ने हाँ बोल दिया, लेकिन हरियाणा की सरकार ने मना कर दिया, क्योंकि लैंड जो है लोग स्टेट का सब्जेक्ट है। किसी को पानी की आवश्यकता है तो पानी नहीं, आप ग्राउंड वाटर नहीं ले सकते हैं। ये हमने सब डिस्प्यूट्स देखे हैं। इसके लिए एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म होना चाहिए, एक इन्वेस्टमेंट के लिए, प्रॉफिट रिपैट्रिएशन के लिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए। ये सब आप करेंगे तब मेक इन इंडिया होगा, नहीं तो नहीं होगा। श्रीराम चौलिया, बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहाँ भारत भूषण के जवाब से पैदा हो रहा है कि जिस तरह से कुछ लोग मेसी डेमोक्रेसी या केओटिक डेमोक्रेसी कहते हैं भारत को, कुछ लोग कहते हैं कि शायद ये भारत की खास बात भी है कि यहाँ आयरन जो है वो रॉड से रूल नहीं होता, आयरन हैंड से रूल नहीं होता है। अच्छी बात है कि डेमोक्रेसी का नाम ये है कि तमाम तरह के मतभेदों के बावजूद हम आगे बढ़े, लेकिन फिलहाल जो जिस तरह के हालात हैं हमारे राजनीतिक, क्योंकि ज्यादातर राजनीतिक मुद्दे यहाँ पर आ रहे हैं, आपको लगता है कि ये राजनीतिक मुद्दे हैं इस वजह से मुश्किल होती है, या ये सीधे तौर पर इनएफिशिएंसी का मामला है कि बाहर से आने वाले लोगों को यहाँ पता नहीं चलता कि आखिर डील किसके साथ करना है, या हम बात कर रहे हैं कि ये 100 से जो है $500 बिलियन का सफर कैसे तय किया जाए? देखिए, मेसी डेमोक्रेसी तो अमेरिका भी है। आप देखें, कांग्रेस और व्हाइट हाउस के में 36 का आंकड़ा है, और लेटेस्ट ये खबर है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को कांग्रेस ने न्योता दिया है और व्हाइट हाउस नाखुश है, और व्हाइट हाउस उनसे मिलेगी भी नहीं। देखिए, अगर हिंदुस्तान में ये होता कि बाहर के मुल्क से कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री आते और एक पार्टी के न्योते पे आते और प्रधानमंत्री से, हमारे मोदी जी से ना मिलते, तो सोचिए कितना हंगामा हम करते। लेकिन देखिए, हमें समझना चाहिए, हम भी समझते हैं कि अमेरिका में भी इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं। तो ओवरऑल देखिए, पॉलिटिकल विल तो जरूरी है। आखिर जब हम आपसी संबंधों की बात करते हैं दो देशों के बीच में, तो एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ पॉलिटिकल थिंग, राइट? एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप। अब मनमोहन सिंह जी की फेमस एक स्टेटमेंट भी है कि व्हेन इकोनॉमिक्स बिकम्स बिग इट बिकम्स स्ट्रेटेजिक, राइट? तो इसका मतलब यही है कि आखिरकार जब हम, तो ओबामा, अगर दोनों चेंबर्स के दरमियानी अगर हम सारे मामले सुलझा लें तो हेड्स ऑफ स्टेट को मिलने की जरूरत क्या है? तो एट द एंड ऑफ द डे इट्स पॉलिटिकल। तो हमें पॉलिटिकल विल चाहिए, नॉट ओनली एट द फेडरल लेवल बट आल्सो एट द स्टेट्स, एज राइटली पॉइंटेड आउट बाय आवर co-panels. Okay, the strategic partnerships and all is something which has been talked about. We are seeing the way we are going to witness a lot of our defense might tomorrow when US President. We are seeing a little bit of it at the Rashtrapati Bhavan today. But Chidanand, the question is this: every time we have not discussed much today, but this is always lying at the back of everybody's mind. Why is America? Why are the Americans so interested in engaging with India? And looking at it through the prism of China. You think this is something which is real as far as the American mind is concerned? That they have to create this kind of a balancing force within this region.
I think it besides being strategic, it's also common sense. Yes. When you look at the top 3 economies in the world, 1, 2, 3. I just want to add some more. The fact of the matter is America and China are biggest trading partners. They have huge interest in each other, but still there is this huge suspicion about each other also. Yeah. And do you think India gets caught in between these two? I don't think so. I think India has played its card very well. Again, it's a country which practices brilliant realpolitik. The By thing the way, is, China sorry to intervene. We just saw first pictures of the ministers of the NDA government sitting there. For the first time, we saw Sushma Swaraj, the foreign minister, which we didn't see her in the airport. Bharat? Yes. I guess the Prime Minister. Well, I don't know whether she was there, and if she was there, whether your camera is focused on her. What does I'm it sure mean? it could have focused if she was there. It looks like she is now finally getting some limelight. Chidanand, you were saying Yeah. So about China, India, US look, access. The fact of the matter is, China is India's neighbor, and we can't forget that. It's also a huge trading partner. We can't forget that either. So it's not as if there's one country setting up another country against third party. But I think the US finds greater comfort in India because we keep talking about all these shared commonalities, starting with the language we are speaking in, and also our system of election, democracy, making laws. There's a lot more. The comfort level is a lot greater, and we cannot estimate the influence and the presence of 3 million Indian Americans, people of Indian origin in the United States. Look, there is no other country. There is no country on earth where there are 3 million significantly high earning individuals. देख सकते हैं तमाम मंत्रीगण जो हैं वो बैठे हुए हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर भी फिलहाल देखे जा सकते हैं दिल्ली के, और तमाम मंत्रियों को हम देख रहे हैं वहाँ इंतजार में। कुछ ही मिनटों में जो है वो राष्ट्रपति ओबामा यहाँ राष्ट्रपति भवन में पहुँचेंगे और वहाँ जो है राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी उनका स्वागत करने के लिए वहाँ पर मौजूद हैं, और तमाम जो मंत्री हैं दूसरे वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। फिलहाल ये ताज़ा तस्वीरें जो देख रहे हैं आप, ये राष्ट्रपति भवन से देख रहे हैं। ये ऐतिहासिक मौका है जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति पहली बार गणतंत्र दिवस पर भारत में मुख्य अतिथि होंगे। अपने आप में ऐतिहासिक भी है, सांकेतिक भी है, और उम्मीद की जा रही है फिलहाल कि इस सब के दौरान कोई कॉन्क्रीट, कोई ठोस जो है नतीजे भी हमें हासिल हों, जिनके बारे में लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। तस्वीरें आप ही देख रहे हैं। और sorry Arafat, Chidanand, you think that President Obama is going to be very impressed with? How do you compare this kind of parade or with what happens in the US when heads of states come there? Can you give us some comparative picture of these kind of occasions? Look, actually, the only equivalent I can think of to our Republic Day is not the American, 4th of July parade or the inauguration parade, but actually the French Bastille Day. Otherwise, I'm sure there are other countries which also have, similar events. But look, I tried to dig through and find out whether any American president had been to Bastille Day, and I couldn't. I know that over the last few years, the French also invite foreign leaders. Manmohan Singh was a guest at Bastille Day in 2009. The Brazilian President Lula went. But there is no doubt about it. This is a no-brainer. This is an outstanding, event. It is completely फिलहाल तस्वीरों में देखिए कितनी अभूतपूर्व तरीके से जो है तैयारी नजर आ रही है। फिलहाल तस्वीरों में यहाँ पर जितनी अभूतपूर्व जो है वो सुरक्षा है, उतनी अभूतपूर्व तैयारी भी नजर आ रही है। फिलहाल खास मेहमान जो और भी बेहद खास हो गए हैं फिलहाल, चूंकि राष्ट्रपति ओबामा है ये, और फिलहाल उनको राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाएगा। पूरी तैयारियां जो हैं पूरे स्टेट ऑनर के साथ वो वहाँ पर मौजूद होंगे। फिलहाल आपने देखा कि किस तरह से एक नई बिल्कुल गर्मजोशी नजर आई जब प्रधानमंत्री मोदी जो है खुद लेने वहां पर पहुंचे एयरपोर्ट, पालम एयरपोर्ट पर, और वहां पर उन्होंने देखा कि किस तरह से ये बिल्कुल शेड्यूल नहीं था, लेकिन जिस तरह से दोनों राष्ट्रपति ओबामा और पीएम मोदी दोनों का ये एक अंदाज है कि जो इंडिविजुअल टच है वो देने की कोशिश करते हैं, और वहां पर पहुंचे और किस तरह से हाथ मिलाने के बाद दोनों ने एक दूसरे को गले भी लगाया। फिलहाल ये तस्वीरें आप ये देख रहे हैं राष्ट्रपति भवन से सीधे वहां पर, और ये तस्वीरें पालम एयरपोर्ट की आपको दिख रही हैं। ये फर्स्ट कपल अमेरिका का देखा जा रहा है। फिलहाल प्रथम महिला कहते हैं इसको हिंदी में, राष्ट्रपति ओबामा के साथ नजर आ रही है मिशेल ओबामा।
जी हाँ, फिलहाल ये काफिला आप देख रहे हैं, ये राष्ट्रपति ओबामा का काफिला है। राष्ट्रपति भवन जो है वो पहुंचेंगे। इन्हीं कारों में से एक कार में जो है राष्ट्रपति ओबामा यहाँ पर मौजूद हैं और बताया हमें ये भी जा रहा है कि फिलहाल तय यही हुआ है, यही बात तय हुई है कि वो खुद जो उनका व्हीकल है, उनकी कार है 20 जिसे कहा जाता है, उसमें सवार होकर वो आएंगे। और ये भी अपने आप में एक नई बात है, जो कि पिछले जो मेहमान रहे हैं जो गणतंत्र दिवस पर, उनसे काफी अलग है। ये ताजा तस्वीरें राष्ट्रपति भवन से लगातार आप ये देख रहे हैं। वेंकैया नायडू, अरुण जेटली, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, राजनाथ सिंह, लेफ्टिनेंट गवर्नर भी हम देख रहे थे फिलहाल, नजीब जंग को, रक्षा मंत्री, इन तमाम लोगों को एक साथ बैठे हुए आप देख रहे हैं राष्ट्रपति ओबामा के स्वागत में। यहाँ पर अभी फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी को इस वक्त देखा जा सकता है, वो भी उनके इंतजार में वहां पर मौजूद हैं राष्ट्रपति भवन में। जी हाँ, तो फिलहाल तस्वीरों में आप इस वक्त देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी को, उनके इंतजार में राष्ट्रपति ओबामा के। और मेरे साथ इस बीच जो है वो कई खास मेहमान भी स्टूडियो में जुड़ गए हैं और मेरे साथ मेरे सहयोगी कुर्बान अली भी यहाँ पर मौजूद हैं, आनंद सहाय मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं और दूसरे खास मेहमान मेरे साथ योगेंद्र कुमार जी हाँ, योगेंद्र कुमार जी इस वक्त मौजूद हैं। Anand Sahai, the kind of pictures we are witnessing at the moment, do you think, do you really call it historic in nature? How much do you think is going to be the symbolism of President Obama's visit to India? Oh, symbolic is very important, I think. It's very important. It's not every day that the US leader goes to any country, and this is the second time he's coming here, and coming as the chief guest for Republic Day, which itself is meant to be imbued with symbolism. You invite somebody with a leader of a country with which you intend to boost your ties. You know, we've had people from everywhere, you know, different places in Europe, different places in Asia, even Africa, never before the American president. So to that extent, it's important. But of course, symbolism is something, it's not everything. It really does depend very much on things, how things move in their talks. And that in turn depends on the, you know, not only merely on the desire of leaders of two countries or what the people want, etc., but also there are certain objective circumstances. And America is such a major country with interests, influence all around the world. Their interests are not confined to India. You know, when America is conducting even bilateral relations, they keep so many other things, you know, which are beyond the horizontal vision. So now, Anand Sahai ji, we can see Narendra Modi, Prime Minister of India, with the Home Minister and External Affairs Minister. We can also see the Finance Minister there. We can see all the ministers in one frame, which is really a rare sort of a not picture. common at all. not far from common. Far from common. Usually, you see them when the Indian Prime Minister is taking off overseas. But even that we have not seen for some time. Right. You know, all the ministers, all the important political leaders of the ruling party. Right. Yeah. So these pictures are rare in so many, nature. I think like the historic visit of President Obama. Not so common. Not so common, not Yes. rare. You're right. Yogendra Kumar ji, I mean, if we talk about the chief guest of Republic Day, which have been earlier, witnessed earlier, it has been more or less ceremonial in nature. But do you think it is just because President Obama and the President of United States is coming to India, that is why we're expecting something concrete coming out of the visit? Well, I think it would be expected because the United States is a serious country. It's the ultra power or the hyperpower in the world. So whenever they engage with another country,
They clearly have very clear strategic interest in doing so. And as my colleague just now said, I think symbolism is very important. The fact that you have a head of state as a chief guest at the Republic Day parade itself the projection of the strategic relationship which which it projects. And of course, if you look at the sequence, I mean, Prime Minister Modi had gone to US in September. After that, the two leaders met twice already, and Mr. Obama has been to India before. So the increasing frequency of interactions and the high-level, state-level visits, I think by itself it actually shows that this relationship actually has acquired a strategic character. And I mean, if the trends being what they are, surely is bound to have an impact on the concrete aspects of our relationship. जी आनंद साहब आपने सिंबलिज्म की बात कही, क्या सिंबलिज्म से आगे भी हम कुछ इस दौरे में देख सकते हैं? क्योंकि आमतौर पे 26 जनवरी जो हमारा गणतंत्र दिवस है, उस मौके पर मुख्य अतिथि बनाकर किसी देश के राष्ट्र प्रमुख को, राष्ट्राध्यक्ष को एक हम सम्मान देते हैं। आमतौर पर वो सिंबॉलिक होता है, प्रतीकात्मक होता है, लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि किसी अमेरिकी राष्ट्रपति को ये सम्मान मिल रहा है, लेकिन साथ में ये बायलैटरल दौरा भी है। तो क्या जो एजेंडा है उसमें कुछ हासिल हमको होने वाला है, ऐसा आपको लगता है? देखिए, प्रतीकात्मक है, लेकिन इसके साथ साथ ये हम जब किन्हीं को बुलाते हैं तो उस देश के साथ ये भी इसका मतलब है कि हम अपने रिश्तों को ज़्यादा गाढ़ा करना चाहते हैं। ये उसकी मुराद ये है जी, बुनियादी बात वो है। किस हद तक आप कामयाब होते हैं इसमें, ये आपको देखना है। ये आपके दोनों तो वहाँ पर तो जो लीडर्स हैं, जैसा भी कह रहे थे योगेंद्र कुमार जी, इतनी 2-3 दफ़े मिल चुके हैं बहुत कम वक्त के अंदर, तो वो तो एक मैसेज जाता ही है, वो मैसेज जाता है, लेकिन उतना ही काफ़ी नहीं है जी। जब तक आप ऑन द ग्राउंड, आप जिन एरियाज़ में डिस्कशन के एरियाज जाहिर हैं, एक तो वो परमाणु मामला है, न्यूक्लियर लायबिलिटी लॉ है, फिर हमारे इन्वेस्टमेंट और ट्रेड रिलेशंस को और बढ़ावा देना है, वो है। डिफेंस पैक्ट की बात चल रही है बहुत दिनों से। पैक्ट नहीं कहना सही नहीं होगा, ये डिफेंस एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है जो कि 2005 में किया गया था पिछली बार, जब प्रणब मुखर्जी साहब हमारे डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, अमेरिका गए थे, और उस पर बड़ा बवाल मचा था हमारे देश में उस वक्त कि इसका क्या मायने है, क्योंकि अमेरिका के साथ हम स्ट्रेटेजिक उनके एलाइज नहीं, मतलब हम उस कैटेगरी के हमारा रिश्ता उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, हमारा रिश्ता उस कैटेगरी का नहीं है जो कि नेटो और का है, या मेजर यूरोपियन पावर्स जो है उनका है, जापान का है, या एक वक्त पाकिस्तान का था, या इजिप्ट का था। हमारा वो नहीं है कि आपके हर मिलिट्री या हर डिफेंस जो भी आप जिस तरफ चाल चल रहे हैं हम आपके साथ चलेंगे। हमारा वो रिलेशनशिप नहीं है, फ़र्क है रिलेशनशिप में। एज डेमोक्रेसी हम मजबूत करना चाह रहे हैं, तो हम समझते हैं कि अब न्यूक्लियर में तो वियना में और लंदन में टॉक्स चल रहे हैं, क्या हुआ मुझे मालूम नहीं अभी तक, लेकिन जो जिस चीज़ को देखने की ज़रूरत है ख़ास तौर से liability law, उस पर अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। Mr. Anand Sahai, it's just a matter of time that President Obama will reach Rashtrapati Bhavan, and we are actually showing the live pictures from Rashtrapati Bhavan. You can see the kind of preparation which are unprecedented in nature, and we just saw the entire Indian leadership. We saw almost the entire cabinet and Prime Minister Modi himself ready to welcome President Obama, and here you can see the live pictures. Ambassador Rakesh Sood is also with us. Ambassador Sood, what do you think has been the reason that we've not invited any American president in the last 65 years? We've heard that Prime Minister Narasimha Rao had tried it once, but he could not do it successfully. What has been the reason? What can you hear? Well, it has not been just one occasion. We have had more than one occasion where we have thought of inviting the US President as the chief guest on Republic Day, but somehow or the other it has never actually materialized. We must also remember that if we go back into the 50s, we have had the Pakistani president. Oh yes, in 1950 we had the Pakistani president coming in, Malik Muhammad. We have had the Chinese leaders coming in. Chinese premier has come in as chief guest. No, you said that we've tried earlier to get an American president to be the chief guest of the US president. Yes.
Yes, we have in the past. But as you know, the American presidential visits have been fairly infrequent. The first presidential visit was in 1958-59. It was President Eisenhower. It took another 10 years before we had another visit in the late 60s. And this was President Nixon. And then we had the next visit was by President Carter. So, and after that, we had the visit after more than 20 years, which was President Clinton in March of 2000. It's only after that that we've now established a pattern where regular visits have become the norm. And I would also like to point out that President Clinton's visit or President George Bush's visit, now Clinton visited during the last year of his presidency. And he had 2 terms, so he was president for 8 years. He visited in 2000, which was the last year of his presidency. Right. President Bush was here in 2006, which was just about a year and a half was left of his tenure. Now the clear difference was that President Obama visited in 2010, which was the second year of his presidency, and in his second term, therefore, there was the possibility. Right. And I think a lot has to also do with the kind of personal rapport and relationship which Prime Minister Modi was able to build up with him. Both leaders have shown a great ability to be pragmatic. Prime Minister Modi could have sat back and said, no, the Americans didn't give me a visa for 10 years, I'm not going to go to Washington. But, you know, he was pragmatic. He realized that India-US relationship has a huge importance. Right. And so therefore when President Obama called him, congratulated him and invited him, President Obama also showed that the US was willing to go out of its way. Because normally when leaders travel to New York for the United Nations General Assembly, they do not make bilateral visits to Washington, because as you know, at every General Assembly there are at least 50-60 Prime Ministers, and if they were to combine this with a bilateral visit to Washington, it would put enormous strain on the protocol. Now President Obama made a special gesture by saying, I understand you are coming to New York, and I would be very honored if you came to the White House also for a bilateral. So he was also going out of his way. So continuously we have seen that both leaders have reflected a sense of importance that they attribute to the bilateral relationship between the two countries. They have set aside their own personal whatever reservations they may have had. They have made departures from protocol. The most recent, of course, was when Prime Minister Modi went to the airport personally. Right. And I think this is what shows the commitment at the highest level. Going back levels. to the live pictures, and as you rightly said, that there is the circumstances have changed, and both the leaders and both the countries have been able to successfully leave their past behind and moved ahead. And the kind of warmth we could see this morning between Prime Minister Modi and President Obama was also something which have warmed, I think, many hearts for that matter. I would like to go to Shriram Chauria now. Shriram ji, I mean, if you see that how we were talking about the entire description which Ambassador Sood was giving us, that how, you know, it took US presidents many years to come to India, and how frequently now they go to Europe and other countries. We've seen that in last 4 months only, this is the second summit now which is happening between India and United States. Do you want to also attribute it to the kind of importance India is getting on the world map? Absolutely. In fact, the historical narrative is one, because until the Cold War ended, we were gingerly about inviting American presidents anyway, forget for Independence Day or Republic Day, because it would be seen to be somehow, countering our policy of non-alignment. But after 1991, clearly Mr. Narasimha Rao made the effort, it didn't work out. But remember, 21st century is different, right? India is far more powerful today, within Asia at least, than it was even 20 years ago. Our accelerating growth story, the so-called India rising, India shining, whatever you want to call it. I mean, maybe there is some gloss to what we have been presenting, but at the end of the day, demographically speaking, in terms of our strategic location, in terms of our ability to be a democracy, what Prime Minister says, our three advantages: democracy, and demand. This is what is bringing the Americans back and back more frequently.
and I think it's going to increase. If you actually look at the academic work also on what is a great power, we define it by one of the measurements is the frequency with which other major powers send their heads of states to just visit us. So it's not just scoring brownie points that we've hosted a major power. So I think it's we can also go about back to how important India Yes. has become in the last few Mr. decades. Cholia, we can go back to the live pictures. I think the cavalcade of President Obama, we can see here the number of cars. In one of these cars, President Obama will be seated, and now he is almost at the Rashtrapati Bhavan, where he'll be received by President of India, Prime Minister of India, and his entire cabinet is there to receive him. राष्ट्रपति ओबामा अपने काफिले के साथ राष्ट्रपति भवन के मुख्य द्वार से अंदर जाते हुए कुछ ही लम्हों बाद राष्ट्रपति बराक ओबामा को सेरेमोनियल वेलकम दिया जाएगा। पारंपरिक जो सम्मान दिया जाता है किसी भी विदेशी राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्र प्रमुख को, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी काबीना के कई वरिष्ठ मंत्री पहले से वहां मौजूद। भारत अमेरिकी संबंधों की एक नई इबारत लिखने की कोशिश गणतंत्र दिवस के इस मौके पर, और ये अब जो वहाँ परेड होती है पारंपरिक सेरेमोनियल वेलकम के दौरान वो दी जा रही है। And President Obama will also be given Guard of Honor. Mr. Anand Sahai, I mean, what all has been the standard practice so far, the way Prime Minister Modi broke the protocol and reached there at the airport to receive President Obama. Do you think there is any change in the practice, in the standard practice which we've been doing so far? No, I think the Prime Minister of India doesn't always go to visit to the airport. That is, so that's departure from protocol. But now here in the Rashtrapati Bhavan, do you think it has been, it will be the way it has been for last so many years, or it's going to be a little different from the previous guests we've received so far? I don't It will be the same. recollect. I think Protocol the standard procedures Yeah, are laid down. right. You know. The procedure is laid down and there is no change from that. Normally it's gestures like the Prime Minister going to the airport to receive, which he is not required to. I mean, these are special gestures. Otherwise protocol, rituals are very well laid out and scripted very well. पिछले 30 वर्षों से ये परंपरा थी कि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हवाई अड्डे नहीं जाते थे किसी गणमान्य नागरिक को, किसी अतिथि को रिसीव करने के लिए, लेकिन मैंने देखा पिछले 30 वर्षों में ये शायद दूसरा मौका है। 2006 में जब सऊदी अरब के शाह किंग अब्दुल्ला, जिनका भी निधन हुआ है, पिछले सप्ताह आए थे, तब हमने देखा था कि प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जाकर के उनको रिसीव किया था। तो मुझे लगता है कि इस प्रोटोकॉल को तोड़ने के पीछे भी शायद मकसद आपसी रिश्तों को मजबूत करना और बिल्कुल वही है, और दूसरा कुछ होने का सवाल ही नहीं है। और ये है कि आप उस रिश्ते को कितनी अहमियत देते हैं उनके साथ। यानी सीधी बात है कि पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई बात है, किसी और चीज से नहीं है। मतलब जी योगेन जी, आप कुछ कह रहे हैं? जी, प्रोटोकॉल का सिद्धांत बिल्कुल सीधा साधा है कि रिचुअल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एवरीबडी अंडरस्टैंड्स क्या है। उसमें फिर डिपार्चर्स करते हैं टू गिव सिग्नल्स कि भाई स्पेशल गेस्ट हैं तो स्पेशल जेस्चर, अगर किसी को अगर नहीं करना तो a lower level of gesture you can do. So basically it varies like that. खुद बराक ओबामा जब पिछली बार आए थे जी, तब उन्हें ये सम्मान नहीं दिया गया था। हाँ, ये बात सही है, लेकिन जब वो जॉर्ज बुश जब आए थे तब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह गए थे एयरपोर्ट रिसीव करने के लिए। और जैसे कि आपको याद हो, उस वक्त उन्होंने जो अखबार में खबरें निकली कि जब उनका हाथ मिलाया तो उन्होंने कहा कि वो न्यूक्लियर डील के बारे में, तो कहने लगे कि मैं इसके बारे में डिस्कशन नहीं करता हूँ, हमारे लोग लगे हुए हैं। लेकिन जब बुश आगे गए तो जो नेगोशिएटर उनको कहा कि भाई इस डील को आप पूरा कीजिए। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये भी कुछ होगा, क्योंकि ये जो न्यूक्लियर लायबिलिटी जो एक्ट है उसमें जो बात चल रही है, ये अब अखबारों में ये आ रहा है कि वो एक राष्ट्र अध्यक्ष के स्तर पर जो है उसको शायद सुलझाया जाए। तो हो सकता है कि इससे भी कोई बात जुड़ी हो, पता नहीं। So Kuban sir, we can see the live pictures, and I think this is the vehicle where this is the beast. This is the beast. Yeah, in America they call the beast the vehicle of President of America.
And this also has also been a break from the past where the president of a foreign country or the chief guest for the Republic Day will be using his own car to actually travel. The practice so far has been that the foreign dignitary is actually usually seated in the President of India's car. So this has also been a break from the past. ये Now we can see पुतिन के President वक्त पे, Obama. पुतिन जब आए थे तब वो भी अपनी गाड़ी से आए थे उस टाइम, तो ये दूसरी बार हो रहा है ये। So we can see President Obama there with the President of India, Pranab Mukherjee, Prime Minister Narendra Modi, greeting everybody there, looking at the cameras. All the camera crews, TV crews are lined up since early in the morning. तो राष्ट्रपति बराक ओबामा राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी अगवानी की। औपचारिक शिष्टाचार की मुलाकात और एक दूसरे के साथ कुछ बातें करते हुए राष्ट्रपति बराक ओबामा। और अब शायद प्रधानमंत्री अपने काबीना के सदस्यों से उनको मिलवाएंगे। अभी शायद गार्ड ऑफ ऑनर होगा मेरे ख्याल से। हाँ, गार्ड ऑफ ऑनर। और ये चीफ ऑफ प्रोटोकॉल जा रहे हैं उनके साथ। हाँ, लेकिन सब्सटेंटिव वहीं से मिलाएंगे, वहीं से। बाद में उसके बाद मिलाएंगे by उनसे, the बिल्कुल गार्ड ऑफ ऑनर के बाद मिलाएंगे। विंग कमांडर पूजा ठाकुर ने अनुरोध किया है निरीक्षण के लिए।
The inspection of the Guard of Honor complete. President Obama is escorted to the awaiting dignitaries. Where he shall be introduced to the Indian delegates there. President Pranab Mukherjee welcoming him. So there we can see President Obama receiving the Guard of Honor, and now he's being introduced to the entire cabinet, the Indian leadership. We can see External Affairs Minister Sushma Swaraj and Venkaiah Naidu, to Lieutenant Governor of Delhi, Defence Minister of India. And along with him, Prime Minister Modi is there. Mr. Yogendra Kumar, can you please explain this to us, how this entire procedure of Guard of Honor takes place? Well, actually, basically, as you know, that when the cavalcade, when the main with the vehicle carrying the president or the head of state enters Rashtrapati Bhavan, then the mounted president's bodyguard, they escort him, and then after they get down, they're received, and then after that the president then might take the Guard of Honor. First, of course, as you saw, that national anthems are the two countries are played, and then the commanding officer of the Inter-Services Guard of Honor then escorts the president for the Guard of Honor. After which, then the Chief of Protocol takes over, and then the introductions begin. After this, usually there is a bit of a press moment when, some questions are asked and the President answers something. Do you think there can be anything beyond the photo opportunity? They will be taking some questions? They do, but very, what should I say, very anodyne kind of questions. I mean, no detail, basically about his objectives of visit and what he's expecting and that sort of thing. Sometimes the Indian President or the Prime Minister, they also join in making comments. And that is where it ends, basically. शायद वो मौका आ गया है इस वक्त प्रेस से कुछ टिप्पणी करें। आइए सुनते हैं क्या कहने वाले। जी, आप जिक्र कर रही थी, वो लम्हा आ गया है। Photographs being clicked for posterity make the headlines tomorrow morning. There's a very active boom mic there. ज़्यादा कुछ नहीं कहा राष्ट्रपति बराक ओबामा ने, धन्यवाद करते हुए मीडिया से विदा ले ली और अब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राष्ट्रपति प्रणब Normally मुखर्जी। the Dean of Diplomatic Corps, only he is present, representing diplomatic community resident in Delhi. Where would Mrs. Obama be, I wonder? Where would she be waiting? Yogen? Yeah, she was not there. कार से तो उतरी नहीं वो, I think दूसरी गाड़ी में होंगी। no, she was not there. She was not present. I think her program must have started. She has an individual program, so the program would have started. योगेन जी, इसकी भी कोई खास वजह है? आमतौर पे जो फर्स्ट लेडी होती है वो साथ ही में होती है इस मौके पे भी। मैंने देखा नहीं पहले भी, मतलब जैसे जब राष्ट्रपति बुश आए थे तब भी वो मिसेस बुश नहीं आई थी उस वक्त, तो ये तो मेरे ख्याल से खाली हेड ऑफ स्टेट के लिए ही सेरेमनी है। ये सेरेमनी हेड ऑफ स्टेट के लिए होगी। शाम का जो बैंक्वेट होगा उसमें वो शिरकत करेंगे। And in the meanwhile, the people, the dignitaries who have come with President Obama also tweeting about their coming to India. Here, Ambassador Suzanne Rice is saying that she's excited to be with President Obama in India to celebrate Republic Day, Jai Hind. And then she also says that this trip reflects President Obama's commitment to deepen our ties with India and take our partnership to a new level. And in the meanwhile, Obama's National Security Council also has tweeted saying President Obama is honored to be back in India to celebrate Republic Day and to begin a new chapter in the US-India partnership. Jai Hind. I think what is happening, as you know, the US administration and the State Department, they're very active on the social media, which is actually a good thing, and that is what you find our present Prime Minister also is very active, as you know.
But Yugenji, I mean, these American officials saying Jai Hind, do you think, what kind of a symbolism is this? This is also... I think it's a very close identification in that sense with India's, let's say, India interest, so to say, Indian culture, Indian life in that sense. And I think it's these are special gestures which people make to make, you know, I mean, make that kind of an atmosphere. So I think it really adds to the atmospherics. राष्ट्रपति बराक ओबामा का औपचारिक रूप से स्वागत किया गया और पारंपरिक स्वागत सम्मान के बाद गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और गार्ड ऑफ ऑनर के बाद अब मुझे लगता है कि शायद राष्ट्रपति बराक ओबामा का काफिला राजघाट की ओर प्रस्थान कर रहा है. Not really talking about Jai Hind. The thought occurs to me, I could be completely off the mark, that does this show give us a hint at all as to the state of the discussion in the, you know, in that London Geneva, those discussions that have been going on, which will be clinching discussions. I think it captures if something has moved, if something has moved in the eyes of the Americans, then they would say this, and you know. Well, actually, I would say this, that I think it is basically to, you know, to enrich the atmospherics, which is very important for the majority of the, let's say, the population in India and the US. Basically reflects that. And I'll be very doubtful that the visit is not a success. I mean, in the sense that, you know, there's always something which you want and which you don't get. But it will never be the impression, I don't think either side will actually come to a situation when you would say that the visit actually did not